आप आज की कहानी जो सुनेंगे ना, आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इतना प्लान कैसे कर सकता है। कहानी कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक जिला लगता है उडुपी जिला, और इसी जिले में एक जगह लगती है करकला। इसी करकला में एक फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में एक 44 साल का शख्स जिसका नाम बालकृष्ण, उसकी एक पत्नी प्रतिमा, बाकी उसके भाई बहन, माँ बाप, ये सभी लोग बहुत ही अच्छे से रहा करते थे। ठीक ठाक इनकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन अचानक से इसी साल 2024 के अक्टूबर महीने की शुरुआत से, यानी कि हम सितंबर के आखिरी हफ्तों से भी कह सकते हैं, पता नहीं ये जो इनके साथ क्या हो रहा था। जो यहाँ बालकृष्ण था उसकी तबीयत कुछ खराब लग रही थी। अब उसकी जैसे ही तबीयत खराब लगी, उसने अपने घर वालों से कहा कि आज मेरी तबीयत खराब लग रही है। घर वालों को लगा कि कुछ हुआ होगा, मौसम वगैरह भी अब ऐसा ही चल रहा है, बदलता मौसम है, तो इसके चक्कर में तुम्हें ऐसा ही महसूस हो रहा होगा। तो ऐसे ही उन लोगों ने इस चीज को इग्नोर कर दिया और फिर इसे उल्टियां होने लग गई। और जब उल्टियां हुई तब घर वाले परेशान हो गए और उसे हॉस्पिटल लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, उसे कुछ दवाइयां लिख कर दी। वो दवाइयां उसने ली और कहा कि कोई बात नहीं, थोड़े दिनों तक आप ठीक हो जाओगे। 2 खुराक दवाइयों की उसने खाई, आराम उसे हो ही नहीं रहा था। उल्टियां लगातार हो रही थी, बुखार चल रहा था और अब परिवार वाले भी परेशान हो चुके थे। एक और अच्छे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर अपने हिसाब से जांच पड़ताल करता है, थोड़ी बहुत ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाए गए, कुछ और दवाइयां भी दी और उसे भेज दिया गया। उन्होंने कहा जी हाँ, सब बिल्कुल ठीक है, थोड़े ही दिनों में इसे आराम आने लग जाएगा। दवाइयां लेकर वो जैसे ही घर जाता है, लगातार दवाइयां खा रहा था, आराम बिल्कुल भी नहीं हुआ। परिवार वालों को उसने बताया, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा, दवाइयों का असर हो ही नहीं रहा। यहाँ दोबारा से उसे फीवर बढ़ता जा रहा था, उसे उल्टियां होती जा रही थी। और इस बार उसके परिवार वालों ने कहा इस बार उसे लोकल डॉक्टर को क्यों दिखाना, चलो कहीं बड़े हॉस्पिटल चलते हैं, वहां पर दिखा कर आते हैं। उसके बाद परिवार वाले हॉस्पिटल गए। वहां पर जाकर जब अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करवाई गई, सारे टेस्ट किए गए, तब पता चला कि वो जो बालकृष्ण है असल में उसे जॉन्डिस है, जिसे हम लोकल भाषा में पेरिया बोलते हैं। अब यहां पर मर्ज पकड़ा जा चुका था, यानी कि उसे दिक्कत क्या थी वो अब सामने आ चुके थे। अब ये सब सामने आने के बाद डॉक्टर्स, जो कि सिटी हॉस्पिटल था, अच्छे पढ़े लिखे वो डॉक्टर थे, उन्होंने दवाइयां लिख कर दी। इस उम्मीद में उन्होंने दवाइयां भी ले ली कि शायद फायदा हो जाएगा। 2-3 दिन ऐसे ही लगातार वहां से भी दवाई ली गई, लेकिन फिर भी कुछ सुधार नहीं हुआ। और ऐसे ही यहाँ 4-6-10 दिन से लगातार तबीयत खराब हो रही थी। वो भी अलग अलग जगहों से पहले दवाइयां ले चुका था और उन्हें खा भी चुका था, और अब वो खाना भी नहीं खा पा रहा था। लगातार उल्टियां हो रही थी, बुखार चल रहा था, शरीर भी धीरे धीरे उसका डाउन आता जा रहा था। फिर से हॉस्पिटल जाता है, फिर से डॉक्टर देखते हैं, फिर से दवाइयां ली जाती हैं, इलाज शुरू होता है। इसके बाद हफ्ते भर और गुजर जाते हैं, तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, पूरा शरीर एकदम कमजोरी की हालत में आ चुका था, ताकत शरीर में बची नहीं थी। परिवार वालों को लगा कि चलो किसी और अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उसके बाद बालकृष्ण को लेकर वो और अच्छे हॉस्पिटल गए। पैसे वैसे की इन्हें कोई कमी नहीं थी, लिहाजा वो उसे लेकर जाते रहे, अलग अलग जगहों पर इलाज करवाते रहे। और अंत में डॉक्टर ने भी वो चीज कह दी जिसकी उम्मीद इन्हें बिल्कुल भी नहीं थी। डॉक्टर्स ने कहा कि हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे, इनके शरीर में ब्लड कैंसर हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जो ब्लड कैंसर है ये आखिरी स्टेज पर है। अब ये बात परिवार वाले जब सुनते हैं, एकदम वो हैरान रह चुके थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। 25 दिन से पहले तो ये एकदम बिल्कुल ठीक था, कोई बीमारी नहीं थी, और अचानक से ये कैसे। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया कि इलाज करवाने का कोई भी फायदा नहीं है, पेन किलर हम जिसे देंगे और उससे इनका सिर्फ दर्द कम हो सकता है, ये जो भी और कैंसर वगैरह की चीजें हैं ये कम नहीं हो सकती। बाकी दवाई से ज्यादा इन्हें दुआ की जरूरत है, परिवार वालों को इन्हें हमेशा पास रखें, इससे ज्यादा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। परिवार वाले हताश निराश उसे लेकर वो अपने घर पर गए। सभी आस पड़ोस के लोग जब इस बात को सुनते हैं, वो भी देखकर भागे भागे आते हैं, देखते हैं। देखने के बाद धीरे धीरे इलाज करवाने के लिए अलग अलग जगहों पर बात वगैरह की जाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। इधर बालकृष्ण भी मन अब हार बैठा था। अचानक से 25 दिन गुजर गए और इन्हीं 25 दिन के अंदर 10-15 दिन तो ऐसे ही हॉस्पिटलों में आना जाना धक्के खाना होता रहा। 16-17 दिन के बाद तो जवाब मिला कि अब कुछ हो नहीं सकता। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स ने सबने हाथ खड़े कर दिए थे। और इसके बाद अड़ोसी पड़ोसी जो भी उनके जानने पहचानने वाले थे, रिश्तेदार थे, वो सभी देखने के लिए आए। आने के बाद अब वो भी धीरे धीरे, कितना दिन कोई अगर किसी के घर पर जाता है तो कितने दिन रहता है, मुश्किल से आधा दिन भी नहीं, 2 घंटे 3 घंटे मिलकर आ गया, चलो ठीक है तबीयत खराब
खराब है, ये सब चलता रहता है। ऐसे ही 25 अक्टूबर आ चुका था। ये अभी कुछ दिन पहले जो 25 अक्टूबर की तारीख गई है, 25 अक्टूबर आने के बाद सभी घर वाले कहीं गए हुए थे। इसी दौरान जो पत्नी थी, बालकृष्ण की पत्नी प्रतिमा, वो फोन करती है अपने सास ससुर को और बताती है कि बालकृष्ण को कुछ हो गया है। अब ये बात माँ बाप जब सुनते हैं तो उम्मीद पहले से उनकी टूट चुकी थी, खबर सुन चुके थे, भाग के घर आने के बाद देखा जो बालकृष्णन है वो उसकी सांसें अब टूट चुकी हैं, अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। जैसे ही माँ बाप ने ये चीज देखी, फौरन एकदम रोने धोने लगे। बाकी परिवार के जो लोग थे वहां पहुंचे, रोने लगे और उन्हें पहले से भी उम्मीद अब कुछ कम ही थी बालकृष्ण के बचने की। अब धीरे धीरे ये खबर पूरे इलाके में फैलती चली गई और वो पूरा इलाका यहाँ इनके दुख में शामिल होने के लिए आने लगा। बालकृष्ण जो थे अब नहीं रहे, अब इनकी डेथ हो चुकी है। अंतिम संस्कार की तैयारियां करने लगे। पंडित को बुलाया गया कि इनके अंतिम संस्कार की तैयारियां कीजिए। सारी चीजें, सब कुछ हो चुका था। लोगों को खबर दे दी गई थी कि जो इनके आखिरी दर्शन करना चाहता है वो कर सकता है, वो आ जाए अंतिम संस्कार में, और जो भी रीति रिवाज के साथ हमें अंतिम संस्कार करना होता है हम कर देंगे, आप लोग आ जाइए। तो ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचते हैं। जो दूर के लोग रहने वाले थे, जो इन्हें बहुत अच्छे से जानते थे, तो लोग क्या करते हैं, 1-2 दिन के लिए उनकी डेड बॉडी को रख देते हैं कि आएंगे, लास्ट बार जो उनका मुंह देखना है, जो भी है वो देख लेंगे और फिर इनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो लाश को रखकर अब लोगों का इंतजार होने लगा। यहां पर भी ऐसा ही हुआ। दूर से लोगों ने आना था इन्हें देखने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए, और इसके बाद इनकी डेड बॉडी को रख दिया गया। लोगों का आने का इंतजार किया गया और ऐसे ही यहां लगातार भीड़ का जमावड़ा लगता जा रहा था। तो इसी दौरान जो बालकृष्ण का भाई था उसे थोड़ा डाउट होने लगा। वो लगातार अब एक चीज सोच रहा था कि मेरा भाई 25 दिन पहले तो एकदम ठीक ठाक था, 25 दिन बाद पता चला कि उसे कैंसर है, और अच्छा कैंसर है, फिर कैंसर इतनी तेजी से फैला कि सभी डॉक्टर्स दवाइयां दे रहे हैं, लेकिन कोई भी इस चीज के लिए क्लियर नहीं हो रहा कि ये ठीक हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रिकवर होने लगेंगे। उन्होंने तो एकदम हाथ खड़े कर दिए और 25 दिन के अंदर ही मेरा भाई मर भी गया। तो उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये जो चीजें हो रही हैं ये कोई स्क्रिप्टेड है, बनावटी चीजें हैं, लेकिन वो इसके बारे में ये सारी चीजें बताएगा किसे, उसे ये लग रहा था। वो एकदम हैरान परेशान अपने ही माइंड में सोचता रहा, इधर उधर दिमाग के कुत्ते दौड़ाता रहा। इसी दौरान उसके दिमाग में ही एक आइडिया आया। उसके घर में दरअसल सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। कैमरा में उसने सोचा कि चलो देखते हैं कि उसके जाने के बाद हुआ क्या था, क्या कोई आया था। तो उसके बाद उसने कैमरा को चेक करना शुरू किया। अब वहां घर में तो मातम का माहौल था, तो धीरे से आराम से कैमरा के रूम में गया। वहां पर जाकर उसने हर एक चीज को चेक करने की कोशिश की और चेक किया भी कि 25 अक्टूबर को एक शख्स था जो कि घर के अंदर आया था और थोड़ी देर बाद वो चला गया और फिर पता चला जो बालकृष्णन है उसकी मौत हो गई है। अब भाई के मन में तरह तरह के सवाल आने लगे थे। उसने कहा चलो एक काम करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। भाई ने अपने भाई के लिए पुलिस को कॉल किया, पूरा माजरा समझाया। उन्हें भी लगा कि चलो चलते हैं। पुलिस आई, आने के बाद कहा कि हमें डाउट है, हम इनका पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। पुलिस वाले बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं। पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसकी बॉडी को भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पूरे परिवार का माहौल ही चेंज हो चुका था। तब तक हम लोग ये सोच रहे थे कि ये नॉर्मल डेथ है, पुलिस कैसे यहाँ पर आ चुकी है। और अगले दिन यानी कि 26 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। और जब रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद सभी लोग हिल चुके थे। दरअसल इस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि जिसकी ये मौत हुई यानी कि बालकृष्ण की, इसकी सांस को रोका गया है जबरदस्ती और इनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। अब एक आदमी जिसको मेडिकल के हिसाब से, डॉक्टर्स के हिसाब से कैंसर था, उसकी मौत दम घुटने से हुई है। इधर सीसीटीवी में कोई ऐसा संदिग्ध शख्स था जो कि आता हुआ दिखाई दिया, जिसके बारे में ये लोग जानते ही नहीं थे। अब ये सारी कड़ियां धीरे धीरे जुड़ने लगी। तो घर में एक वो सदस्य था जो बालकृष्णन की पत्नी थी। अब उससे पूछताछ की गई क्योंकि इसी ने ही सबको कॉल करके कहा था कि बालकृष्णन की मौत हो चुकी है। शुरुआत में पुलिस वालों ने उसे आराम से बातचीत की, लेकिन वो कोऑपरेट कर नहीं रही थी। तो उसे उठा लिया गया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां पर ले जाकर उसे अपने तरीके से पूछताछ की गई। वही शुरुआत में वो कहानी, इधर उधर की बातें घुमाना, ये सब चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, परिवार वालों की नाराजगियां बढ़ती चली गई। तो ऐसे ही अंत में प्रतिमा ने अपना मुंह खोला और एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर पुलिस वाले क्यों ना हो, घर वाले क्यों ना हो, लड़की के माँ बाप खुद क्यों ना हो, सभी अंदर से हिल चुके थे। और यहीं से कहानी पहुंच चुकी थी 17 साल पहले। दरअसल बालकृष्ण और जो प्रतिमा की शादी थी वो 17 साल पहले हुई थी। 17 साल पहले शादी हुई, शादीशुदा जिंदगी बढ़िया चल रही थी। दोनों मुंबई में रह रहे थे, एकदम कमा खा रहे थे। इसी दौरान सबकी जिंदगी में एक बारी महामारी आई यानी कि कोरोना।
2020 से स्टार्ट हुआ था। तो जब कोरोना आया तो मुंबई से ये रवाना हुए, अपने घर आए। घर आने के दौरान बालकृष्ण का भी काम ठप पड़ चुका था। काम तो अब यही बचा था लॉकडाउन में, या तो मूवी देखे, टीवी वगैरह देखे, मोबाइल फोन वगैरह चलाएं, यही सब चल रहा था। तो बालकृष्ण टीवी वगैरह में बिजी रहा, लेकिन जो प्रतिमा थी उसने टाइम पास के लिए रील्स बनाना शुरू कर दिया। अब प्रतिमा ने रील्स जैसे बनाना शुरू किया, अलग अलग रील्स उसने पोस्ट की, लोग खाली बैठे हुए थे, लोगों ने पसंद करना शुरू किया। और इसी दौरान प्रतिमा की मुलाकात दिलीप हेगड़े से होती है। दोनों धीरे धीरे दोस्त बने सोशल मीडिया पर, फिर नजदीकियां बढ़ने लगी, बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। धीरे धीरे ये दोनों इस कदर एक दूसरे के करीब आ चुके थे कि इन दोनों को प्यार हो चुका था। अब प्यार हुआ, प्यार हो जाने के बाद अब सोशल मीडिया का जो रिश्ता था, बात वगैरह की गई, कितनी दूरी है इनके बीच में, दोनों के घर के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये सब पता किया गया। और तब लोगों को लगा, तब इन दोनों को लगा, दिलीप को और प्रतिमा को, कि हम दोनों तो बिल्कुल आसपास के हैं, बड़े ही आसानी से मिल सकते हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हमारा भी कोई रिलेशन वगैरह चल रहा है, कानो कान किसी को भी खबर नहीं होगी। लिहाजा जब लॉकडाउन खुला, इन दोनों का जब मिलना जुलना शुरू हुआ, और ये लगातार मिलना बहुत ज्यादा हो चुका था, जी भर के बात वगैरह करते। अब चाहे कुछ भी हो, ऐसी चीजें तो छुपाई नहीं छुपती। दोनों के नजदीक के जो चर्चे थे बालकृष्ण के कान तक पहुंचे। वो भड़क गया और उसने कहा कि ना तो आज के बाद तुम रील्स बनाओगी और ना ही किसी दिलीप हेगड़े से बातचीत करोगी। अब ये बात जब बालकृष्ण बोला तो बोलने में वो इतना ज्यादा देर हो चुका था कि दोनों का इश्क इतना परवान चढ़ चुका था, फिजिकल हो चुके थे। और बालकृष्ण जो पति था वो एक तरह से बीच का रोड़ा बन चुका था हेगड़े और प्रतिमा के बीच का। तो इन दोनों ने जैसे तैसे थोड़ा टाइम तक रिश्ता निभाया। अब ये प्रतिमा के साथ थोड़ी सख्ताई बरतने लगा। तो यहाँ पर दिलीप हेगड़े बोलता है कि तुम एक दूसरे को छोड़ क्यों नहीं देते। तो इन्हें ये लगा कि अब हम एक दूसरे को तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि 17 साल शादी को हो चुके हैं, अब अचानक से हम एक दूसरे को छोड़ेंगे तो जवाब क्या देंगे। तो इनको अब यही प्लान सूझा, क्यों ना अब रास्ते से ही हटा दिया जाए। लेकिन सवाल यह था कि रास्ते से हटाएंगे कैसे। किसी भी तरीके से अगर ये कत्ल करेंगे तो कत्ल करने के बाद पुलिस आएगी, जांच पड़ताल करेगी, सब कुछ होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी। और इन्हें भी पता था कत्ल करने के बाद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे न तैसे करके अगर किसी को भी भनक लग गई कि ये कत्ल हुआ है तो गिरफ्तार जरूर करेगी, जैसे तैसे भी ये अरेस्ट जरूर हो जाएंगे। तो कत्ल ऐसा कुछ करना है कि कभी कत्ल लगे ही नहीं। कत्ल होने के 10, 20, 50, 100 साल गुजर जाएं, किसी को भी पता ना चले कि अगर ये जो मौत इस घर में हुई है ये कत्ल नहीं बल्कि जो कुदरत का करिश्मा है वही सब ये कुछ चलता है। तो इसके लिए दोनों ने अब रिसर्च करना शुरू कर दिया, पता करने लगे कि ये दोनों धीरे धीरे किसी को कैसे मार सकते हैं। अलग अलग वीडियोस देखने लगे, इंटरनेट पर सब कुछ सर्च करने लगे, हर एक चीज को ढूंढने लगे। तो इन्हें एक ऐसे रासायनिक केमिकल के बारे में पता चला, और सैनिक ट्राइऑक्साइड, इसके बारे में इन्हें पता चला कि अगर खाने में मिलाकर किसी को दे दिया जाए तो धीरे धीरे इससे कैंसर हो जाएगा और कैंसर से आदमी मर जाएगा। और कैंसर से अगर कोई मरेगा तो कत्ल तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब इनके दिमाग में ये आइडिया छप चुका था, लेकिन अब यह था कि ये ऑक्साइड मिलेगी कहां से। तो इन्होंने अब दूसरा प्लान बनाया। संदीप हेगड़े जो था उसने अपना भेष बदला और एक लंबा सारा कोट पहनकर वो एक लोकल वहां पर रमन्स नाम करके कुछ लैब है वहां पर ये गया। जाने के बाद कहता है कि मुझे आर्सन का ऑक्साइड दे दो, मुझे कुछ काम है। अब जो कि इसने लैब वगैरह के कपड़े पहन रखे थे, जो रमन्स लैब के टेक्नीशियंस वगैरह थे, लैब असिस्टेंट्स थे, उन्हें लगा कि दे देते हैं, हो सकता है इसे कुछ काम होगा। जून में ही इन लोगों ने वो ऑक्साइड खरीद कर रखा बल्क मात्रा में। खरीदने के बाद वो प्रतिमा तक पहुंचाया गया। अब प्रतिमा खाने में थोड़ा थोड़ा करके आर्सन का ऑक्साइड मिलाकर उसे डालकर देने लगी। 1 बूंद, 2 बूंद, 5 बूंद, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाती गई और देती गई। पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आते आते भी उसने वो खिलाया और धीरे धीरे ये काम हो चुका था। शरीर को वो ऑक्साइड अब अंदर से खोखला कर चुका था। उसके शरीर में पूरी मात्रा से अब वो मिल चुका था और एक कैंसर का घर कर चुका था। धीरे धीरे जहर ने अपना असर किया और असर करने के बाद ये नतीजा हुआ कि उसे ब्लड कैंसर हो चुका था। अब ब्लड कैंसर हो गया, धीरे धीरे जांच पड़ताल हुई, डॉक्टर्स ने जवाब दिया। लेकिन अब इन दोनों को देखकर यही लग रहा था कि हम जून से खिला रहे हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इतना टाइम बीत चुका है, कुछ नहीं हो रहा है। धीरे धीरे अब ये केमिकल भी खत्म हो रहा है। फिर उन दोनों ने एक प्लान बनाया, अगर ये ऐसे नहीं मरता तो इसे हम ही मार देते हैं। अब किसी को क्या डाउट होगा कि हमने मारा है, तो सबको यही बताएंगे कि बीमार था, कैंसर था, तो इसीलिए मर गया। तो पूरा परिवार था वो उस दिन बाहर गया हुआ था। तो इसी बात का मौका देखते हुए 25 अक्टूबर के दिन प्रतिमा अपने बॉयफ्रेंड दिलीप हेगड़े को फोन करती है, उसे घर पर बुलाती है। तो ये दोनों मिलकर उसका गला घोंट देते हैं और गला घोंट कर मार देते हैं। इस बात से अनजान, घर में कैमरा लगा हुआ है, अगर उस कैमरे को कोई चेक करेगा तो दिलीप हेगड़े को देख लेगा। जो कि ये बालकृष्ण था, उसकी हालत इतनी खराब थी कि इन्हें यकीन था अगर वो मर जाएगा तो किसी को डाउट भी नहीं होगा।
और थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में ये पूरी कहानी, ये पूरा घटनाक्रम, ये क्राइम सीसीटीवी कैमरा में कैद हो चुका था और एंड में पुलिस की जांच पड़ताल सारी चीजें की गई। अब पुलिस जब ये तरीका सुनती है, सबसे पहले तो दिलीप हेगड़े की तलाश की गई, उसे अरेस्ट किया गया, उस लैब में गए जहां रमस लैब से वो केमिकल लिया गया था। वहां से पता चला कि हाँ ये केमिकल लेकर गए थे, इन्होंने कहा था कि हमें जरूरत है तो इसे हमें दे दिया। लैब वगैरह के कपड़े पहन रखे थे, हमें लगा कि इन्हें चाहिए होगा और इनसे उन बोतलों के बारे में पूछा गया जो बोतलें इन केमिकल्स की उन्होंने खाली की थी। उन बोतलों की लोकेशन को पता करवाया गया और पता करवाने के बाद उन खाली बोतल्स को भी बरामद कर लिया गया। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस घटना का खुलासा करती है और तब जाकर पता चला कि हिंदुस्तान में ये सब कुछ भी चल रहा है। हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर यह है, एक रील बनाने वाली औरत, एक 17 साल की शादीशुदा औरत, शायद उसके बच्चे भी होंगे, अभी तक तो इसके बारे में मुझे खास पता नहीं चला, लेकिन मेरे हिसाब से तो हमें ये लग रहा है कि उनके बच्चे थे। एक माँ, सोचकर देखिए अपने बच्चों से कैसे उनका पिता छीनती है, अपने पति को मार डालती है, किसके लिए? एक नए रिलेशन के लिए, जो कि उसे अब कोई और पसंद आ चुका था। 17 साल पहले वाला प्यार जिससे उसने शादी की थी, वो सब उसके लिए बकवास था। तो बस ये थी कहानी और थोड़ी सी जल्दी के चक्कर में इतना बड़ा कांड का खुलासा कर दिया गया। अगर ये थोड़ा सा इंतजार करते, शायद इनकी जो प्लानिंग थी वो पूरी तरह से सफल हो जाती। लेकिन कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन ये किसी को मार देना ये तो सच में बहुत बुरा है। बाकी आप लोगों की इस केस के बारे में क्या राय है, मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आज आप नाइट फाइल्स पॉडकास्ट चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @extreme blitz को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसी ही एक और चौंका देने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।